गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष कुशवाहा, आपका टीचर। आज से आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस कोर्सेज आपका स्टार्ट हो चुका है। बधाई हो आप सभी को, कांग्रेचुलेशन। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज से हम सीखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में, राइट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है और कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं, राइट। तो जो भी आपकी डिसीजेस वगैरह होती हैं, जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, उन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। जैसे इसका नाम ही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं और साथ ही साथ सर्जिकल मैनेजमेंट भी हम इसमें करते हैं। तो उसको किस तरीके से असेसमेंट करना होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, उसको हम पूरा समझ लेते हैं। और मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर देता हूँ कि आने वाले समय में हम कौन कौन सी चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि मैंने बताया, आपका डिसीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोई भी डिसीज़ कैसे हो रही है ना, आपके जैसे सपोज दैट आपको निमोनिया हो गया, आपको फीवर हो गया, राइट। तो वो किस तरीके से हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। जैसे आपको निमोनिया हुआ तो निमोनिया का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। उसके बाद देखते हैं हम उसका डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स उसके कॉजेज क्या है, उसका क्या कारण है, क्यों ये डिसीज कॉज हुई है, क्या रीजन था, राइट। उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब उसका जोखिम क्या है, किन किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होती है, कौन से एज ग्रुप को, कौन से टारगेट आपके पेशेंट हैं वहाँ पर उनको इस डिसीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कोई स्मोकिंग है तो स्मोकिंग का कैंसर का रिस्क फैक्टर हो गया आपका स्मोकिंग, तंबाकू, स्विमिंग, है ना। ये क्या हो गया, एक रिस्क फैक्टर हो गया, ये कॉजेस में भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इसमें। देखते हैं रिस्क फैक्टर में। उसके बाद टाइप एंड क्लासिफिकेशन। अब कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग कैटेगरी में उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उनको स्टेजेस और कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे डायबिटिक है, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, कैंसर की स्टेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से इसको अलग अलग डिवाइड किया है टाइप्स में और क्लासिफिकेशन में। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप एंड क्लासिफिकेशन होगा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं विकृति विज्ञान। मतलब कि ये डिसीज कैसे कॉज हुई है, इसका रीजन क्या है, कैसे स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे करके कैसे ये हमारे ऑर्गन लेवल तक पहुंच गई है और उसको डैमेज करना शुरू कर दिया, है ना। तो इसका प्राइमरी कॉज क्या था, फिर इसने कैसे हमारे डिसीज अंदर स्प्रेड हुई और कैसे इतनी स्टेज तक आ गई। तो उसका एक सिस्टमेटिक, उसका पैथोफिजियोलॉजिकल हम उसमें स्टडी करते स्टेप बाय स्टेप, ओके। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन सिंपल वर्ड में साइन एंड सिम्टम, लक्षण ना। कोई भी मरीज हमारे पास आता है डॉक्टर के, नर्सिंग के, तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या हो रहा है। मरीज बताता है मुझे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लिथार्जी है, लेजीनेस है ना, वीकनेस है। तो ये क्या हो गया, जनरली साइन एंड सिम्टम। रिकरेंट फीवर आ रहा है, ये क्या हो जाता है हमारा साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि डिसीज से होते हैं आपके, राइट। उसके बाद आ जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब हमने साइन एंड सिम्टम वगैरह देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, रिस्क फैक्टर देख लिए, इटियोलॉजिकल फैक्टर देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक, इसका नैदानिक मूल्यांकन, कि भैया हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे कि भाई ये डिसीज, राइट। तो उसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम देखते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ब्लड की कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमको कराने होते हैं, वो आ जाते हैं आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। तो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में ये सारी प्रोसेस होती है, राइट। उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट, है ना। अब हमने उसको डायग्नोसिस कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि भाई जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको निमोनिया है या कैंसर है या अर्थराइटिस है, डायबिटिक है, तो उसको हमको ट्रीटमेंट, उसका निदान भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो आ जाता है उसके चिकित्सा में, आपका मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट हम यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप से देखते हैं। पहला आ जाता है आपका मेडिकल। मेडिकल मीन्स जो फार्मास्यूटिकल आपको जो मेडिसिन हो गई, जो भी थेरेपीज वगैरह हो गई, जो आप उसको प्रोवाइड करते हो, राइट, वो आ जाता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड कि वो मेडिसिन से क्यूर हो सकता है, मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल
मैनेजमेंट, राइट। मतलब गोली दवाइयों से ठीक हो जाना, ज़्यादा स्टेज नहीं होना। उसके बाद आ जाता है सर्जिकल। मेडिकल के बाद आ जाता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में कुछ डिसीज ऐसी होती है जिनको सर्जरी करना ही होता है कि भाई वो मेडिसिन से रिकवर नहीं हो पाएगी, मेडिसिन से क्योर नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर फर्दर क्या प्रेफर करते हैं, सर्जरी। तो वो हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब एक और आ जाता है उसके बाद इम्पोर्टेंट जो मैनेजमेंट होता है वो आपका नर्सिंग का इम्पोर्ट मैनेजमेंट, राइट। तो नर्सिंग की भी कुछ केयर्स वगैरह होती है, मेडिसिन टाइम टू टाइम पेशेंट को देना, पेशेंट की केयर वगैरह करना, राइट। और हेल्थ के बारे में उसको एजुकेशन देना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट वगैरह, साइड ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। और जो भी उसकी रूटीन मेडिसिन है, चेकअप के बारे में, हेल्थ के बारे में नॉलेज देना, ये सब आ जाता है नर्सिंग केयर में। जितना इम्पोर्टेंट हमारा मेडिकल और सर्जिकल केयर होता है उतना ही है, मैं कहूँ उससे ज़्यादा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट भी होता है ना, इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट के कांटेक्ट में कौन रहती है, नर्स रहती है। डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपकी मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशन करना है, अप्लाई करना है, पर दैनिक का काम होता है नर्सिंग का। नर्सिंग जो है, नर्सिंग स्टाफ है, सिस्टर है, वो ज़्यादा मरीज के कांटेक्ट में रहती है ना। तो आप लोगों का दायित्व होता है अच्छे से पेशेंट को मैनेज करना। आप यदि अच्छे से पेशेंट की केयर करोगे ठीक से, तो पेशेंट के रिकवर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना, एक डिसीज के ऊपर, राइट। जैसे आपको एक निमोनिया हो गया, जनरली जस्ट सपोज दैट कि भाई आपको निमोनिया हो गया या आपको फिब्राइल इलनेस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे 4-5 लाइन का। उसका इटियोलॉजी और सॉरी डेफिनेशन देखेंगे, निमोनिया का डेफिनेशन क्या है, राइट, पता भी तो होना चाहिए ना डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आ जाता है इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेस, मतलब कि जो डिसीज है, जो बीमारी है, वो किस कारण से हुई है, क्या उसका कारण है, क्या उसका रीजन रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। उसके बाद रिस्क फैक्टर, किस एज ग्रुप में ज़्यादा रिस्क है, किस पर्सन में उसकी रिस्क ज़्यादा है, ओके, है ना, जोखिम किस में है, वो आ जाएगा। क्लासिफिकेशन या टाइप में उस डिसीज को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने पार्ट्स में उसको क्लासीफाई किया है ना, राइट, वो आ जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, वो डिसीज किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हुई, कैसे वो एक छोटी प्राइमरी स्टेज से धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझेंगे कि डिसीज कैसे होती है, हाउ टू अक्यूरेट, ओके। उसके बाद आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी हो गई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिंपल साइन एंड सिम्टम, वो डिसीज से आपको लक्षण क्या है, तो लक्षण के आधार पर आप हाइपोथेसिस एक अनुमान लगा सकते हो कि भाई ये डिसीज हो सकती है ना। फाइनल डायग्नोसिस तो नहीं बना सकते, पर एक हम अनुमान लगा सकते हैं जस्ट। उसके बाद आ जाता है मेडिकल इवेल्युएशन, सॉरी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, ब्लड सीबीसी रिपोर्ट वगैरह, एलएफटी आरएफटी, खून पेशाब की जांचें, ये सब आपकी आ जाती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। अब हम इस स्टेज तक आ गए तो डायग्नोसिस भी करना होगा, और आफ्टर दैट डायग्नोसिस हमने कर लिया तो फिर हमको भाई उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन भी देना होगा, उसका मैनेजमेंट भी करना होगा, है ना, उसका निदान करना होगा। तो नैदानिक मूल्यांकन में आ जाता है, और सॉरी मैनेजमेंट में आ जाता है आपका मेडिकल, पहले फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल थेरेपीज, केमिकल थेरेपी वगैरह, ये आ जाता है मेडिकल में। उसका सर्जिकल में जो भी सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, और जो नर्सिंग आफ्टर केयर देती है, मरीज को देख रेख करती है, आईसीयू हो गया, वार्ड हो गया, प्राइवेट रूम में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं नर्सिंग केयर में, ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम इसका क्या क्या हम चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं ओवरऑल जब तक हमारा ये सिलेबस चलेगा। तो बुक तो हालांकि आपकी बहुत मोटी है और काफ़ी कुछ पेजेस की है, और देखा जाए चैप्टर तो उसमें 14 चैप्टर है ना। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को, यदि आप इसका बेसिक है, आपका एनाटॉमी अच्छा था, तो आपको सेकेंड ईयर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। अब जो फर्स्ट ईयर का कंटेंट था एनाटॉमी का, उससे ही कोरिलेटेड होगा, तो उसको हम वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। जिस स्टूडेंट ने यदि अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से अध्ययन किया है, तो उनको समझने में आसानी हो जाएगी, इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यदि अभी से आपने इसको अच्छा कर लिया, तो आने वाले समय में जब भी आप मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आईसीयू में, क्रिटिकल केयर में, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर रहे हो, तो आने वाले समय में पूरे ये चीज़ें आपको काम आती है। कौन सी डिसीज़ कैसे हो रही, क्या उसका साइन सिम्टम है,
क्या उसका ट्रीटमेंट, राइट। यदि अच्छे से पढ़ लो तो आपको भी एक डॉक्टर के बराबर नॉलेज हो जाता है। बुक की यदि बात की जाए, ये आपकी बुक है, ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम है ना। अभी इससे ज़्यादा पेजेस की, ज़्यादा मोटी सेकंड एक वॉल्यूम और बुक है। तो इसमें से हम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना होता है कि 1 साल से ज़्यादा इसको पढ़ाने में लग जाते हैं टीचर को, राइट। तो हम इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेज की यदि मैं बात करें, इसमें कितने पेज, लगभग 1200 पेज के आसपास इसमें है, और एक बुक और है उसमें 1300 पेज। तो इसके 2 वॉल्यूम है। अभी फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। ये लिखा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट। अभी हम टॉपिक के बारे में देख लेते हैं भाई कौन कौन से टॉपिक हैं। 14 जो चैप्टर है वो उसके बारे में जनरल डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर, है ना। आप इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में इंट्रोडक्शन सीखोगे, क्या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है उसके बारे में समझोगे। उसके बाद हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ का जो असेसमेंट होता है आपका, हेल्थ असेसमेंट आपको कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप देखोगे। उसमें इंट्रोडक्शन हो गया उसका हेल्थ असेसमेंट का, है ना। फॉर्मेट हो गया, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, वो सब आप समझोगे। उसके बाद आता है आपका पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म। क्या समझोगे उसके बाद आप? पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म। पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, कैसे पैथोलॉजिकल विकृति जो विज्ञान है, कैसे हमारे शरीर में वो डिसीज होती है, बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, धीरे धीरे करके वो किस स्टेज तक हमारी डिसीज को लेके जाता है। उसके बाद अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में देखेंगे। जो आपका इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो कैसे अल्टर्ड होता है, कैसे उसमें अल्ट्रेशन आता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको डिसीज हो जाती है। इम्यूनिटी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बैक्टीरिया वायरस डिसीज से फाइट करने की, तो वो ओबियसली बात है, वायरस वगैरह अटैक करेंगे तो वीक हो जाएगी, वीक होगी तो आपको डिसीज जल्दी से हो जाएगी। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। वो अगला देखेंगे हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ों को, है ना, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, तो इनका एसिड बेस बैलेंस वगैरह हो गया, इनके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ आता है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में 70% पार्ट हमारी बॉडी में फ्लूइड का ही है, राइट। तो इसके बारे में हम समझेंगे। फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, जब पेशेंट आपका ऑपरेशन के लिए जा रहा है, ऑपरेट के लिए जा रहे हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ें होती है ना, कैसे कैसे हमको प्रोसीजर करना होता है ऑपरेशन में लेते समय, पेशेंट को क्या हमको सावधानियां ध्यान में रखनी होती है, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सा एनेस्थेसिया वगैरह देना होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में टू जेड हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। ऐसे पेशेंट का मैनेजमेंट करना जो कि सर्जरी के लिए जाने वाला है। डॉक्टर ने बोला कि भाई ये पेशेंट का 4 बजे सर्जरी है, पेशेंट को आप प्रिपेयर कर दीजिए, कल 4 बजे इसका सर्जरी होना है। तो बिफोर सर्जरी कौन सी सर्जरी और पेशेंट को हमको क्या क्या प्री प्रिपरेशन करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्री ऑफ, पोस्ट ऑफ, है ना, ये सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लीगल एंड इथिकल जो भी इश्यू होते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव, सर्जिकल टीम, एनेस्थेसिया, ये सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम चैप्टर 8 में आ जाता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड गैसियस एक्सचेंज। ये टोटल आपके लंग्स के बारे में है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की जो गैस एक्सचेंज होती है, लंग्स का आपका कैसा फंक्शन चल रहा है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, उससे होने वाली कौन कौन सी डिसीज है, क्या क्या उसका कॉजेस होता है, क्या साइन सिम्टम होता है, क्या उसका मैनेजमेंट होता है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी कोविड हमारा आके गया है, राइट। तो उसके बारे में हम अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, इम्फाइसमा हो गया, कोरोना हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, राइट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी डिसीज वॉट एवर सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो आपका GI ट्रैक है उसमें जो भी आपको डिसऑर्डर आ रहे हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। आपका कोलाइटिस वगैरह हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया आपका, है ना, ड्यूडोनल गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस, हर्निया हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया, पेरोटाइटिस हो गया,
ये सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल आपका अल्सर्स वगैरह हो गए, है ना, पैरालिसिस इलियक हो गया, तो ये पूरी आपका जीआई ट्रैक्ट मुंह से लेकर के आपके एनएस तक का पूरा हम इसमें जो भी डिसीज आते हैं, जो भी बीमारियां आती हैं, डिसऑर्डर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। 10 नंबर का है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हैं, मेटाबॉलिक जो कि डाइजेशन में ऐड करती हैं, हेल्प करती हैं, तो उनमें जो भी डिसऑर्डर होंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। जैसे कि आपका पेनक्रिएटाइटिस हो गया, है ना, इसके बारे में, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस, एसाइटिक फ्लूइड वगैरह के बारे में, हेपेटिक लीवर कैंसर हो गया, डिसऑर्डर ऑफ गोल ब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टियासिस, राइट, ये सब के बारे में जो भी इंटरनल आपकी ग्लैंड है, इंसुलिन हो गया, पेनक्रियास हो गया, डायबिटिक हो गया, ये सब हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 11 नंबर का चैप्टर है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ रीनल यूरिनरी डिसऑर्डर, है ना, जो आपकी किडनी है, रीनल आपकी किडनी, और यूरिन जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो अभी तक हमने एनाटॉमी में सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, मैंने ही पढ़ाया था, राइट, यूरिनरी सिस्टम के बारे में। अब उसमें कौन कौन सी डिसीज होती है उनके बारे में हम समझेंगे, ओके। जैसे कि किडनी कैंसर हो गया, स्टोन्स वगैरह हो गया, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर हो गया, डायलिसिस हो गया, पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया, इसके टाइप्स हो गए, है ना, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, सिस्टाइटिस हो गया, ब्लैडर फिस्टुला हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर 12 जो चैप्टर है 12th वाला, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर आ रहे हैं, जो भी डिसीजेस वगैरह हो रही हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर टोटल डिस्कस करेंगे, ओके। स्पाइनल डिस्क हर्निया हो गया, थोरेसिक डिस्क हर्निया हो गया, लंबर हर्निएशन हो गया, है ना, प्राइमरी हेडेक हो गया, टाइप ऑफ हेडेक हो गया, हेड इंजुरीज हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर चैप्टर आपका 13 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेस्टिन डिसऑर्डर, जो टिश्यू के बारे में आपने समझा होगा, टाइप ऑफ टिश्यू में कोलेजिन टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उनमें जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। जैसे सार्कोलेमा हो गया, पॉलीमायोसाइटिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर फाइनली आ जाते हैं हम 14 चैप्टर पर, लास्ट आपका चैप्टर रहेगा, इसके बारे में हम देखेंगे एल्डरली मीन्स जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, उनकी केयर हमको किस तरीके से करना है। सभी के घर में होंगे जनरली, हम आजकल क्या करते, ओल्ड एज हो जाते हैं, हम शादी बच्चे होते हैं, बच्चे शादी वादी कर लेते हैं और वाइफ के साथ रहने लगते हैं, मम्मी पापा जो रहते हैं उनको ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं ना, उनकी केयर वगैरह नहीं करते। तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे उनकी हम केयर करना चाहिए, कैसे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं ओल्ड एज में जो कि कॉमन होते हैं ना, मेंटल इलनेस हो गया, जेनेटिक डिसीज वगैरह हो गया, इंटीग्यूमेट्री हो गया, कार्डियक हो गया, सब के बारे में जो कॉमन होता है, रेस्पिरेटरी वगैरह हो गया। तो जनरली देखा होगा अर्थराइटिस वगैरह ओल्ड एज में जब आप 50 के अबव जाते हो, अब तो और कम हो गया, 40 के अबव से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं ना। आजकल का इंसान मुश्किल से 40-50 साल ही जिएगा, पहले का तो 100, 110, 20 तक भी जाता था, पर अब सिमट कर रह गई है, एज हमारी बिल्कुल छोटी हो गई, मुश्किल से 60-70 तक चला जाए वही बहुत है। क्यों? क्योंकि पूरा लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पर्यावरण की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से, है ना, फूड वगैरह क्या खा रहे हैं हम लोग, तो स्वाभाविक सी बात है, आरटीओ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पॉल्यूशन हो रहा है पूरा, तो एज तो बाय डिफ़ॉल्ट कम होनी है ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कंफर्ट जोन, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर आ जाते हैं ना। तो आज का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इसका हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।